Hello students, today we are going to begin with the third topic of our perquisites. So आज हम उसकी थर्ड टाइप कवर करने वाले हैं, वो वाले perquisites जो कि कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एम्प्लॉइज हैं कौन से, हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्पेसिफिक एम्प्लॉइज का मतलब समझना चाहिए। स्पेसिफिक एम्प्लॉइज की कैटेगरी में कौन आते हैं? या तो डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, या फिर वो इंसान जिसका कि कंपनी के अफेयर्स में एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। दैट मीन्स ही होल्ड्स एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। मतलब कि उसके पास 20% वोटिंग पावर है या फिर इक्विटी शेयर्स है, तब उसका एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कंपनी में। या फिर उसका जो एनुअल सैलरी है, मतलब कि मनी फॉर्म में, सिर्फ मनी फॉर्म में, मॉनिटरी लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉनिटरी एनुअल सैलरी जो है वो एक साल की 50,000 से ज्यादा है, तब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे अगर हमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की सैलरी थर्ड कैटेगरी में दी गई है, तो यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में सैलरी का मतलब क्या बन रहा है? सैलरी का मतलब है ऑल व्हाट ही गेट्स इन कैश फ्रॉम वन एम्प्लॉयर और मोर देन वन एम्प्लॉयर। मतलब कि एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स की सैलरी है वो भी हम लेने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मोर देन वन एम्प्लॉयर्स हैं वो साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। मतलब कि या तो वो फुल टाइम जॉब्स एट अ टाइम दोनों जगह पे कर सकता है, या फिर दोनों जगह पे एट अ टाइम पार्ट टाइम जॉब्स कर सकता है। तो वहाँ दोनों से जो उसे इनकम हो रही है मॉनिटरी फॉर्म में, उसको यहाँ पे हम इंक्लूड करने वाले हैं, टोटल करने वाले हैं। इसके बाद इसको हम टोटल करके क्या बनाने वाले हैं? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस भी अलाउड है, वो ये तीन कैटेगरी की डिडक्शंस अलाउड है। अब यहाँ पे ये जो हमने लिखा था मॉनेटरी सैलरीज में इंक्लूजन्स कौन सी लेनी है, दोनों एम्प्लॉयर्स की या सारे एम्प्लॉयर्स। तो वो कौन सी इंक्लूजन्स है? सबसे पहले आएगी बेसिक सैलरी, फिर डीए, डीएनएस अलाउंस, या फिर डीएनएस पे, या फिर एडिशनल डीएनएस अलाउंस। इसके अलावा बोनस, कमीशन, फीस, या फिर कोई टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो सब आने वाले हैं। या फिर एक अलाउंस का जो टैक्सेबल पोर्शन है, मतलब कि कुछ अगर पोर्शन एग्जम्प्ट है तो वो नहीं आएगा, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन। इसके अलावा कोई भी परक्विजिट्स जो कि कैश फॉर्म में आए हैं या फिर किसी और मॉनेटरी फॉर्म में आए हैं। इसके अलावा ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, मतलब कि लीव एनकैशमेंट के बाद यहाँ पे पर दो चीजें एक्सक्लूड करनी है। वो क्या है? सैलरी के अगर एरियर्स हैं या फिर सैलरी एडवांस में आई है, वो एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा अगर साइमल्टेनियसली ज्यादा एम्प्लॉयर्स के साथ, मोर देन वन एम्प्लॉयर्स के साथ काम हो रहा है, तो वो क्या करना है? इंक्लूड करना है। इसके अलावा यहाँ पे मॉनेटरी सैलरी इनकम कितनी होनी चाहिए? 50,000 होनी चाहिए डिडक्शंस के बाद। तो ये था हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं कौन से, उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है। फिर इसके बाद हम आते हैं पर्क्विजिट्स पे। पर्क्विजिट्स क्या है? सबसे पहला पर्क्विजिट क्या है? वैल्यूएशन ऑफ पर्क्विजिट ऑफ मोटर कार और एनी अदर ऑटोमेटिव कन्वेंस। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केसेस कुछ बनते हैं कि जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय को क्या किया हुआ है, एक कार या फिर कोई और व्हीकल उसके प्राइवेट यूज के लिए दी हुई है, उसके अपने प्राइवेट यूज के लिए, या फिर उस कार को उसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई एक यूज कर रहा है। तो वहां पे क्या होने वाला है? तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा, क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने उसे ऑब्वियसली एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई हुई है। इसके बाद दूसरा केस क्या आता है कि अगर हमारा जो कार है वो एम्प्लॉय की अपनी है और उसके जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर उसकी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉयर ने या तो खुद पे कर दिए हैं या फिर रीएम्बर्स कर दिए हैं, तो यहाँ पे वो क्या है? हमारे हर एक एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। मतलब कि वहां पे स्पेसिफिक जो कैटेगरी थी, स्पेसिफिक एम्प्लॉय की जो तीन कैटेगरीज थी, ये उनके लिए ही नहीं, बाकी हर तरह के एम्प्लॉयज के लिए क्या माना जाएगा? टैक्सेबल माना जाएगा। सो पहले वाला केस कौन सा था? जहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉयर था उसने कार प्रोवाइड करी हुई थी जो कि जो एम्प्लॉयज के प्राइवेट यूज के लिए थी, तो वो क्या बनेगी? स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए टैक्सेबल बनेगी। जो अगर यहाँ पे एम्प्लॉय की कार के खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उस केस में वो हर एक के लिए टैक्सेबल बनेगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या आता है कि जो कार थी वो एम्प्लॉयर की थी, या तो उसकी अपनी थी या फिर उसने हायर की थी, और उसके जो रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस थे वो भी एम्प्लॉयर ने ही किए थे, या तो उसने खुद पे किए थे या फिर रीएम्बर्स किए थे। इसमें भी पहला केस क्या बनता है कि कार क्या है, वो पूरी तरह से ऑफिशियल वर्क के लिए यूज हो रही है। मतलब कि यहाँ पे जो कार का यूज हो रहा है एम्प्लॉय जरूर कर रहा है, पर उसका यूज वो सारे के सारे अपने ऑफिशियल कामों के लिए यूज कर रहा है। कार एम्प्लॉयर की
खर्चा भी उसका यूज एम्प्लॉय करे पर ऑफिशियल काम के लिए, तो वो उसके लिए परक्विजिट नहीं है, वो उसकी पार्ट ऑफ जॉब है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमारा 0 परक्विजिट बनेगा, ये टैक्स नहीं लगने वाला इसके ऊपर। मतलब कि इसके बाद जब यहाँ पे ये वाला हमारा केस बनता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को ना दिखाना पड़ेगा कि ये जो कार है ये ऑफिशियल यूज के लिए ही रखी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एम्प्लॉयर को जर्नीज जितनी भी उस कार से की गई है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है। मतलब कि यहाँ पे उसे डेट ऑफ जर्नी, डेस्टिनेशन, माइलेज, कितना खर्चा हुआ है, ये रखना पड़ेगा एक लॉग बुक में। इसके अलावा उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए। इसके बाद कार जो है, दूसरा केस आ जाता है कार का। वो केस क्या है कि जो कार है वो पूरी तरह से जो एम्प्लॉई है उसके अपने पर्पसेस के लिए यूज है, उसकी पर्सनल चीजों के लिए यूज की गई है, या तो उसने खुद यूज करी या फिर उसकी फैमिली वालों ने यूज करी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन आती है, हम इस तरह से क्या निकालने वाले हैं, उसकी पर्क की वैल्यू निकालने वाले हैं। डेफिनेटली ये पर्क विजिट बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई हुई है कार की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर था उसके खर्चे कितने हैं कार पे, उसकी रनिंग और मेंटेनेंस के लिए। उसमें हम ऐड करेंगे शॉफर की सैलरी, शॉफर मतलब ड्राइवर की सैलरी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 10% डेप्रिसिएशन, जो कि एक्चुअल कॉस्ट का 10% होगी। जब ये हो जाएगा, इसमें से हम माइनस क्या करने वाले हैं, अगर हमारे एम्प्लॉई ने कोई भी पैसे एम्प्लॉयर को इस कार के लिए दिए हैं वापस, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो वो क्या बनेगा, उसका एक्चुअल वैल्यू ऑफ वर्क बनेगी और इसी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। तो ये हमारे 2 स्टेप्स है। इसको अगर हमने इस तरह से नहीं करना है तो यहाँ पे हमें दूसरी तरह से भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा केस। तीसरा केस क्या है कि ये जो कार है ये पूरी तरह से ना तो ऑफिशियल काम के लिए यूज हुई है ना ही पर्सनल काम के लिए यूज हुई है, तो ये थोड़ा थोड़ा दोनों कामों के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे इसमें भी हमने 2 अलग अलग केसेस बनाए हुए हैं। दो केसेस क्या है, सबसे पहला केस है कि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने उस कार के मेंटेनेंस और रनिंग के खर्चे पे कर दिए हैं या फिर रियम्बर्स किए। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जहाँ पे हमारी कार की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, तो यहाँ पे 1800 पर मंथ होने वाले हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब पर्क का अमाउंट, पर्क विजिट का अमाउंट, और यही वाला जो अमाउंट है इसे हम टैक्सेबल बनाएंगे। ओके, तो ये क्या है, हमारा टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है, ये वाला 1800 रुपये हमारा टैक्सेबल तब होगा जब हमारी कार के इंजन की जो कैपेसिटी है क्यूबिक कैपेसिटी वो 1.6 लीटर से कम है। 2400 रुपीज हम तब पर्क की वैल्यू निकाल लेंगे जब हमारी कार की जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर से ज्यादा है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर प्राइवेट यूज या फिर पर्सनल यूज। जब वो सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने खुद ही किए हैं। पहले वाला केस क्या था कि एम्प्लॉयर ने किए हुए हैं, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय ने खुद किए हैं। तो यहाँ पे भी वही केसेस हैं, 1.6 लीटर से अगर कम है तो पर्क की वैल्यू बनेगी 600 रुपीज, और अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो पर्क की। इसके बाद लास्ट इसमें एक और चीज आ जाती है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइवर है, ड्राइवर किसने प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, तो हम यहाँ पे पर्क की वैल्यू क्या कर देंगे, उसमें कुछ एडिशन करेंगे। एडिशन किसकी करेंगे, ड्राइवर के खर्चे की। अब ड्राइवर का खर्चा चाहे जितना भी हो, हमने उसको ऐड कितना करना है, 900 पर मंथ ही खर्चा करना है। 900 पर मंथ क्या है, ड्राइवर की सैलरी पे पर्क लग रहा है। पर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ड्राइवर की सैलरी है उसे पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। इसके बाद दूसरा केस क्या आता है कि जो हमारे कार थी वो एम्प्लॉय की अपनी थी, पर उसके जो रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस थे वो कौन पे कर रहा था, हमारा एम्प्लॉयर पे कर रहा था या फिर किसी तरह से रीएम्बर्स कर रहा था। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज क्या है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है कि जो कार है वो पूरी तरह से ऑफिशियल यूज के लिए है, तो उस पे हम टैक्स नहीं लगाने वाले हैं। उसके लिए एक लॉग बुक मेंटेन करी जाएगी और जो एम्प्लॉयर है वो सर्टिफाई करके देगा इसको कि यहाँ पे ये सारा कुछ ऑफिशियल काम के लिए ही इस कार को यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ पे तो जो हमारा कार थी वो एम्प्लॉय की अपनी ही थी, ठीक है, और वो जो यूज हुई है वो भी ऑफिशियल काम के लिए यूज हुई है।
तो वो उसकी पार्ट ऑफ ड्यूटी है, उस पे हम टैक्स नहीं लगा सकते, उससे वो कोई एडवांटेज नहीं ले रहा। इसके बाद दूसरा केस क्या आता है कि कार जो थी वो पार्शली दो अलग अलग यूजेस में डिवाइडेड थी। एक तो ऑफिशियल यूजेस में, दूसरी थी पर्सनल यूजेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा जो पर्क विजिट है वो बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे ऑब्वियसली पर्क विजिट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार थी, कार तो चलो एम्प्लॉय की थी, पर उसका यूज पर्सनल लेवल पे भी हुआ, और पर्सनल लेवल के खर्चे के भी जो खर्चे थे, मतलब मेंटेनेंस के खर्चे थे, वो सारे खर्चे उसमें से कुछ पोर्शन या फिर पूरी तरह से खर्चा हमारे एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है। तो वो पर्क विजिट बन रहा है, तो पर्क विजिट की वैल्यू कैसे निकालनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयर ने उस कार के ऊपर कितना खर्चा किया है। उसमें से हम क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे दो चीजें। सबसे पहले तो हम या तो माइनस करेंगे 1800 पर मंथ, 1800 पर मंथ या फिर 2400 पर मंथ। अगर तो हमारा 1800 पर मंथ है तो वो इसलिए लगेगा क्योंकि वो 1800 पर मंथ छोटी गाड़ी है। अगर कोई स्मॉल कार है तो उसके लिए 1800 पर मंथ हम माइनस करने वाले हैं, और अगर बड़ी कार है तो उसके लिए हम 2400 पर मंथ माइनस करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे ड्राइवर्स हैं तो उसके लिए कितना हम 900 पर मंथ माइनस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई ऑफिशियल हमारे पर्पसेस के लिए हमने कुछ और ड्राइवर का सम जो था वो अलग ज्यादा रखा हुआ है, तो वो हम माइनस करेंगे। दोनों चीजों को माइनस करके जो आएगा वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ पर्क होगी। दोबारा से सुनिए, एम्प्लॉयर का जो खर्चा था उसमें से 1800 पर मंथ हम तब माइनस करेंगे जब हमारी छोटी कार है, 2400 पर मंथ बड़ी कार के लिए माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे 900 पर मंथ। ये आ गई वैल्यू ऑफ वर्क। इसके बाद आता है अगला केस। अगला केस क्या है कि जो एम्प्लॉय की कार है वो प्राइवेट, पर्सनल या फिर फैमिली पर्पसेस के लिए यूज हुई है, और जो कार के खर्चे हैं उसकी प्राइवेट यूज के लिए भी, वो क्या, किसने यूज किए, वो किसने पे किए, हमारे एम्प्लॉयर ने पे किए, या तो उसने खुद पे किया या फिर रिएम्बर्स किए। तो इसको भी हमने टैक्स लगाना है। टैक्स कैसे लगाने वाले हैं हम, यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि एम्प्लॉयर ने खर्चा कितना किया है। अगर ड्राइवर की सैलरी दी है तो वो भी हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। हमने उसका पूरा खर्चा निकाल लिया। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, वो वाला सम जो कि हमारे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को वापस कर दिया, अगर किया है तो वो जो हम माइनस करके निकालेंगे बैलेंस, वो क्या आएगा आपका, वैल्यू ऑफ वर्क विजिट, उस पर हम टैक्स लगा देंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है सी पार्ट, जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है ठीक है, तो हम इसका लास्ट पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय है उसके पास कार के अलावा कोई और कन्वेंस है, मतलब कि सपोज करो कोई टू व्हीलर है। तो वहां पे क्या केस बन रहा है, एम्प्लॉय का अपना टू व्हीलर है पर उसके जो रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं वो पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो उसकी दो अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। पहली कैटेगरी है जब ये सारी कन्वेंस जो थी वो ऑफिशियल काम के लिए हो रही थी, तो वहां पे उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है। दूसरी कैटेगरी क्या है,
हम अपनी लास्ट कंडीशन पे आते हैं, उसका सेकंड पार्ट हम करने वाले थे। जब हमारे एम्प्लॉय का जो कन्वेंस था वो टू व्हीलर जो था, सपोज कर लो, वो दोनों पर्पसेस के लिए यूज हो रहा था, मतलब कि ऑफिशियल और पर्सनल पर्पसेस के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम टैक्सेबल अमाउंट को कैसे निकालते हैं? टैक्सेबल अमाउंट क्या बनने वाला है? जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर था उससे हमने माइनस करना है क्या, 900 पर मंथ, या फिर कोई स्पेसिफिक और परसेंटेज, या फिर सम। अब उसको मैं लिख के बता देती हूँ, लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आज मेरे लिए, बट मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो थे उसको मैं ए ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ए ई। इसमें से मैंने माइनस क्या करना है, कितना, 900 पर मंथ। ओके, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ जो एम्प्लॉयर थे उसमें से हमने 900 पर मंथ माइनस किए, तो जो वैल्यू आई वो कितनी होगी, टैक्सेबल अमाउंट बनेगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हमें ज्यादा डिडक्शन लेनी है, मतलब कि यहाँ पे हमें बार बार लिखा हुआ था हायर सम फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, अगर हमें ये लेना है, या फिर यहाँ पे भी हमें हायर सम लिखा हुआ है वो लेना है, तो उसके लिए हमें क्या डिडक्शन जो हम ले रहे हैं वो क्या है, उसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हमारा जो एम्प्लॉयर है उसने पूरे पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। दूसरा, हमें हमारे एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट देना है कि ये जो चीजें यूज हुई हैं, ये कन्वेंस यूज हुआ है, ये पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज हुआ है। इसके अलावा अगर जो एम्प्लॉई है या उसके घर वाले हैं वो एम्प्लॉयर की एक से ज्यादा कार यूज करें, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करने वाले हैं? या तो हम उस परक्विजिट की वैल्यू में दो अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे, या तो भी नहीं है, दो कैटेगरीज डिफरेंट बनेगी। अब वो एम्प्लॉई की अपनी चॉइस है कि उसने कौन सी कार की क्या वैल्यू लेनी है। एक कार का परक्विजिट उसे 1800 पर मंथ लेना पड़ेगा, दूसरी कार का परक्विजिट उसे 2400 पर मंथ लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर कार जो है कंसेशनल रेट पे दी गई है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो देखना है कि जो हमारा एम्प्लॉय था जो उसे कार मिली है, अगर उसे वो कार पूरी तरह से फ्री केस में मिली होती, मतलब कि जितना हमारा एम्प्लॉयर है उसके जितने भी खर्चे थे, अगर वो पूरी तरह से फ्री होती तो वो क्या खर्चे थे उसमें से माइनस क्या कर देना है, जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने चार्ज किया एम्प्लॉय से, तो बैलेंस बचेगा, वो क्या है, टैक्सेबल टर्म है। तो ये था हमारा आज का पोर्शन। कल का बाकी का जो हमारा चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे, मंडे को मतलब। दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक